हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। एक बार फिर से करंट अफेयर के सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। काफ़ी दिनों बाद हम लोगों से मुलाकात हो रही है, तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट पुरस्कार लेकर आए हैं, जबकि पुरस्कार काफ़ी पुराना हो चुका है। इसका वितरण तो दिसंबर 2019 में ही हो चुका है, लेकिन अभी आगे कुछ एग्ज़ाम लगे हुए हैं। कुछ बड़े भी एग्ज़ाम हैं, जैसे खंड शिक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी, यूपी पीसीएस और आगे कुछ वनडे एग्ज़ाम भी लगे हुए हैं। तो उस एग्ज़ाम को लेकर नोबेल पुरस्कार एक महत्वपूर्ण प्राइज़ है, तो उसके संबंध में आज हम लोग उसको पढ़ेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, होता क्या है कि नोबेल पुरस्कार को पढ़ने से पहले केवल हम जिस वर्ष को नोबेल पुरस्कार वितरित होता है उसका ही अध्ययन करते हैं, जबकि नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न सामान्य ज्ञान को लेकर के, इतिहास को लेकर के और भारतीय नोबेल प्राप्तकर्ता जो हैं उनको लेकर के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो 3 क्लास में मैं कवर अप करने का प्रयास करूंगा। आज की क्लास में पूरे इसके इतिहास को, इसके बेसिस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा। सेकंड क्लास में हम लोग अब तक के कौन कौन से भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, किस क्षेत्र में, कब कब, क्यों दिया गया था, उन सारे व्यक्तियों को संबंध में जानेंगे। और उसके बाद लास्ट क्लास में, जो तीसरी क्लास हम लोगों की होगी, उसमें हम लोग ये समझेंगे कि 2019 में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जानेंगे। तो आइए आज की शुरुआत हम लोग नोबेल पुरस्कार करते हैं और थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। जब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा उसकी गहराई में जाकर बात कर हम करेंगे तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। तो आपको जैसा कि पता है कि नोबेल पुरस्कार की जो संस्थापक थे वो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल थे। इनका पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल इनका पूरा नाम था। लेकिन आप यहाँ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इनके नाम को जानने से पहले कुछ इनके इतिहास के बारे में हम समझेंगे। आइए देखते हैं कि इनका इतिहास क्या था। एक्चुअली फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल साहब जो थे, तो आपको पता है ये स्वीडन के, इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्वीडन के स्टॉकहोम में इनका जन्म हुआ था और जन्म इनका 21 अक्टूबर 1833 में हुआ। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार के व्यक्ति थे। इनके परिवार में कुल 8 भाई बहन थे। उस 8 भाई बहनों में से ये चौथे नंबर पर थे और ये बचपन से ही इनकी शारीरिक स्थिति बेहतर नहीं रहती थी। बचपन में बहुत बीमार रहते थे और बचपन में बीमार होने की वजह से ये अपने माँ के बहुत करीब रहते थे, क्योंकि जाहिर सी बात हमारे समाज में अक्सर ये प्रचलन है, ये समाज में ये कल्चर हमारे है कि जो बच्चा सबसे कमज़ोर होता है वो अपनी माँ के सबसे करीब होता है। तो अल्फ्रेड नोबेल साहब भी बचपन में बहुत बीमार रहते थे और बीमार होने की वजह से ये अपनी माँ के बहुत करीब रहते थे। और जिस तरीके से बच्चों में क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की उत्सुकता, कैसे, क्यों, कब, यही उत्सुकता इनके अंदर भी थी और अपनी माँ से हमेशा ये क्वेश्चन करते थे। और लेकिन जो माँ होती है वह कभी भी अपने बच्चों के साथ कोई भी फेक नहीं करती, वह हर उनकी क्यूरियोसिटी को पूरा करने का, इनको सेटिस्फाइड करने का प्रयास करती थी। और अल्टीमेटली इनकी उत्सुकता इतनी बढ़ी कि धीरे धीरे इनका पूरा ही माइंड ही क्रिएटिव हो गया। ये लोग समान फैमिली के थे, लेकिन इनके फादर, जिनको इमैनुअल के नाम से जानते थे, बाद में अपने रोजगार के संबंध में वो रशिया चले गए। बाद में इनकी पूरी फैमिली भी रशिया चली गई। लेकिन आगे चल कर जैसे जैसे इनकी क्रिएटिविटी माइंड की बढ़ती गई, आगे चलकर ये बहुत अच्छे स्कॉलर बने और 1867 में, 1867 में इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया। इसको आप लोग जानते होंगे, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार बने हैं आपके एग्जाम में कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया और इसके आविष्कार के बाद पूरे विश्व में इसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी और देखते ही देखते अल्फ्रेड नोबेल के डायनामाइट के 350 पेटेंट हो गए। कितने? 350 पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, जब कभी भी किसी चीज़ पे किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार होता है, तो एक व्यक्ति का जब उस पर एकाधिकार होता है वह उसका पेटेंट कहलाता है। और इस तरीके से डायनामाइट के तहत अल्फ्रेड नोबेल के पूरे विश्व में 350 पेटेंट इसके हो चुके थे। इसके कारण इन्होंने बहुत सारी संपत्ति इससे बनाई, बहुत सारे इससे आय कमाया, उन्होंने बहुत सारे पैसे भी कमाए इससे। तो अंत में जाकर के हुआ क्या फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात ये हुई कि सुबह 1888 को, 1888 में एक ऐसी घटना घटी जो पूरे जीवन को बदल के रख दिया इनको। जब अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था फ्रेंड्स, तो उनके पीछे की जो उनकी मंशा थी, तो उनकी मंशा यही थी कि यूरोप के जो बड़े बड़े पहाड़ हैं उन पहाड़ों को इस विस्फोटक पदार्थों से तोड़ा जाए और उस पर सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण किया जाए, आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाए। लेकिन 1888 की सुबह एक बार अपनी बालकनी में बैठे थे अल्फ्रेड नोबेल साहब। उसी समय वो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मर्चेंट ऑफ डेथ हैज़ डाइड, मौत का व्यापारी का अंत हुआ, मौत का सौदागर का देहांत हुआ, ये हेडिंग निकली थी वहाँ यूरोप के न्यूज़पेपर में। जब इस बात को अल्फ्रेड नोबेल साहब ने पढ़ा तो उनको लगा ऐसा क्यों। एक्चुअली हुआ क्या था फ्रेंड्स, उस समय मीडिया में थोड़ा सा ये गलतफहमी हो गई थी कि उस समय अल्फ्रेड नोबेल के किसी दूसरे भाई का देहांत हुआ।
मीडिया में इस बात की खबर गई कि अल्फ्रेड नोबेल साहब का देहांत हो गया और पूरी दुनिया में ये फैल गया कि जो मौत का व्यापारी था, मौत का सौदागर था, उसका देहांत हो चुका है। जब इस बात को अल्फ्रेड नोबेल साहब ने पढ़ा तो उनको ये लगने लगा कि इसका मतलब हमारी छवि जो है वो पूरी दुनिया में एक मौत के सौदागर के रूप में है, एक मौत के व्यापारी के रूप में है। काश अगर आज ये बात मृत्यु वाकई मेरी हुई होती है तो शायद मेरे पास कुछ भी नहीं बचता कि इस बात को मैं साबित कर पाऊँ कि मेरी मंशा मौत का व्यापारी बनने के लिए नहीं बल्कि यूरोप की आधारभूत संरचना में कुछ सहयोग देने का था। लेकिन फिर जब अल्फ्रेड नोबेल साहब ने बहुत ध्यान से इसको बैठ पर इस पर चिंतन किया, इस पर मनन किया, तो उन्होंने पाया कि कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार तो मैं हूँ। अब आपको भी ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि मौत का व्यापारी कैसे हो गया डायनामाइट का आविष्कार करने के पश्चात, क्योंकि 1867 के बाद जब इसका आविष्कार किया गया तो विश्व के 80 के दशक में बहुत सारे युद्ध हुए। तो उन युद्धों में इस डायनामाइट का प्रयोग युद्धों में किया गया, उसमें बहुत सारे मानव जातियों की हत्या की गई है। इसलिए जब लोगों ने जाना कि डायनामाइट का आविष्कारक कौन था, किसने इसका इन्वेंशन किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल साहब ने किया था। तो इस वजह से अल्फ्रेड नोबेल को मौत का सौदागर या मौत का व्यापारी कहा गया। और ये बात अल्फ्रेड नोबेल ने भी फील की, उनको भी ये लगा कहीं ना कहीं इन सारे लोगों को जिनको डायनामाइट के द्वारा युद्धों में जिनकी मृत्यु हुई है उनका जिम्मेदार तो मैं कहीं ना कहीं हूँ ही। तो इसी को आगे चल करके 1895 के दौर में उन्होंने अपनी एक विल बदली। विल का मतलब होता है फ्रेंड्स वसीयत। यूरोप में ये परंपरा होती है कि हर आदमी अपनी एक वसीयत लिख करके वहाँ के कोर्ट में जमा करता है, और उन्होंने अपनी वसीयत बदल करके उन्होंने भी कोर्ट में जमा कर दी। और 1896 में फ्रेंड्स डायनामाइट का प्रयोग करते समय अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हो जाता है। और जब अल्फ्रेड नोबेल का देहांत होता है तो वहाँ के न्यायालय के द्वारा, वहाँ के कोर्ट के द्वारा उस वसीयत को खोला जाता है और पढ़ा जाता है। और जब उस वसीयत को खोलते हैं तब उसमें क्या लिखा होता है कि मेरी जितनी भी संपत्ति है उस संपत्ति का 94% जो भाग है उसे यूरोप के सरकार के द्वारा रख लिया जाए, और उसके द्वारा साल भर में जो भी परसेंट ब्याज उससे आती है उसके द्वारा पूरी दुनिया में मानव के कल्याण के लिए जो भी अच्छे कार्य करते हैं उस कार्यों को करने के लिए पुरस्कार के रूप में ताकि ये राशि प्रदान की जाए ताकि लोग अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित हों। इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में की गई। क्या मैं आपको समझा पाया कि किस तरीके से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत बनी? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी छवि बनी है उस छवि को मिटाने का यही एक तरीका है कि मेरे पास जितनी ही संपत्ति है उस पूरी संपत्ति को मानव को कल्याण के लिए मैं लगा दूं, और ताकि आने वाली पूरी दुनिया में मानव के कल्याण के लिए उसके प्रोत्साहन के रूप में जब ये पुरस्कार दिया जाएगा तो बहुत सारे लोग अच्छे कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे। इस प्रकार से 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। तो शायद मैं आपको इसके पूरे इतिहास को, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा पाया। अब चीज़ों को समझना आपके लिए हमेशा बहुत इजी होगा। आगे चलते हैं तो अब देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार के जो संस्थापक थे वो अल्फ्रेड नोबेल थे, और अल्फ्रेड नोबेल का पूरा नाम बर्नहार्ड नोबेल था। इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुआ था। कब हुआ था? इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई थी, लेकिन इनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम के स्वीडन में हुआ था। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ फ्रेंड्स। अब आगे हम लोग चलते हैं। ध्यान रखिएगा इन दो तारीखों को मैंने आपको क्यों बताया। हम लोग यहाँ जीवनी नहीं पढ़ रहे हैं, बायोग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से दो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिस दिन 21 अक्टूबर को अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म हुआ है उस दिन नोबेल पुरस्कार का नॉमिनेशन या घोषणा की जाती है, और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई है 10 दिसंबर को उस दिन नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। तो याद रखिएगा, जिस दिन इनका जन्म हुआ है उस दिन नोबेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है, लेकिन इसका वितरण उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है, और 10 दिसंबर 1896 को इनका देहांत हुआ था। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम लोग। इसके आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट का आविष्कार किया था, और 1896 में इसी का प्रयोग करते समय इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इस पुरस्कार के तहत दी जाने वाली जो राशि है वो अल्फ्रेड नोबेल द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाले वार्षिक ब्याज दर पर दी जाती है। उस पूरे राशि को नहीं दिया जाता फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। उस पूरी उनके द्वारा जितनी भी राशियां छोड़ी गई थी उस राशि पर जो साल भर वार्षिक ब्याज मिलती है
उस ब्याज को नोबेल पुरस्कार के राशि के रूप में प्रदान की जाती है। अगर शायद उस पूरे के पूरे आय को प्रदान, उस पूरे जो छोड़ी गई राशि थी उसको पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जाता तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने ऐसी नीति अपनाई थी कि हमेशा हमेशा के लिए ये कभी खत्म नहीं होगी, उस पर ब्याज कुछ ना कुछ हमेशा आती रहेगी और इस प्रकार से लोगों को अच्छे कार्यों को करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और उनको पुरस्कार मिलता रहेगा। तो आगे चलते हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कुछ बातें इसमें। और प्रारंभ में यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब यहाँ से प्रश्न हो गया, अभी तक जो मैं आपको बता रहा था वह थोड़ा सा भूमिका बना रहा था, चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बन सके जिससे चीज़ों को याद करना आसान ना हो पाए आपके लिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हमें कभी भी डेटा के पीछे नहीं भागना चाहिए। डेटा को ऐसी पृष्ठभूमि, ऐसे जाल के अंदर पढ़ना चाहिए कि ताकि वो जो तथ्य हैं वो तथ्य हमारे ऊपर बोझ न पड़े। हमारे पढ़ने की रणनीति में कहीं ना कहीं कमियां होती हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। तो ध्यान रखिएगा, तो डेटा हमें अधिक से अधिक याद हो, वह भूले ना, तो उसके पीछे हमें एक जाल रूपी क्या होता है, कॉन्सेप्ट तैयार करना होता है। जिस प्रकार से बचपन में जब आपको दवा खाने में प्रॉब्लम होती थी तो क्या किया जाता था, एक रसगुल्ले के अंदर एक टैबलेट को दे दिया जाता था और उस टैबलेट को आप खा लेते थे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर से जो उसका लेप था वह मीठा होता था। उसी तरीके से डेटा आपके लिए बोझ न बने, उसके पीछे एक आप पृष्ठभूमि जब जाल रूपी बना लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। एक इन्फॉर्मेशन भी है फ्रेंड्स, आप लोग, मेरी एक सीरीज चल रही है करंट अफेयर की मेरी रेगुलर क्लास चलती है, इंडिविजुअल क्लास जो डेली मिलती है। मैंने उसमें 1 जनवरी 2020 से अब तक के सारे करंट अफेयर को हम लोग कवर अप कर रहे हैं। वहाँ पे डेली एक एक टॉपिक को उठा करके बिल्कुल डिटेल में इस तरीके से हम लोग वहाँ पढ़ते हैं और डेली 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हम लोग वहाँ करते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो यहाँ तक अब तक 6 महीने के बने हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। जो भी बच्चे अगर उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसकी फीस केवल 100 रुपये प्रति माह है और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं 7068507275। जिस बच्चों को एडमिशन लेना हो इस पे कांटेक्ट करके आप लोग करंट अफेयर के इंडिविजुअल क्लास में, जिसकी फीस केवल 100 रुपये मासिक रखी गई है, जितने में आप एक मैगजीन लेते हैं, आप क्लास लेकर अपनी करंट अफेयर पे एक मजबूत पकड़ बना सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, प्रारंभ में यह पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। मतलब 1901 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो यह केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वह 5 क्षेत्र कौन कौन से थे, वह कौन सी 5 फील्ड थी? तो भौतिकी के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन 1969 से यह पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा। तो वर्तमान स्थिति क्या है फ्रेंड्स? वर्तमान में नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं, मतलब कि 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको बताते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई कैसे अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वेरिजेस रिक्सबैंक, स्वीडन का एक केंद्रीय बैंक है, उसने 1968 में इसकी घोषणा की थी और प्रथम बार अर्थशास्त्र का पुरस्कार, इकोनॉमिक्स का पुरस्कार 1969 में दिया गया। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोबेल पुरस्कार विजेता, एक्चुअली नोबेल पुरस्कार विजेता को लेकर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इन प्रश्नों को हम लोग सही से समझने के लिए कौन कौन से भारतीय नागरिक थे, कौन कौन से भारतीय मूल के नागरिक थे, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो भारत से संबंधित रखते थे, इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे प्रश्नों को समझने के लिए मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो इंडियन सिटीजनशिप होंगे, एक भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता जो इंडियन ओरिजिन के होंगे लेकिन भारतीय नागरिकता उस वर्तमान में नहीं थी उनकी, जिस वक्त यह पुरस्कार उनको दिया गया, और तीसरे हैं भारत से संबंधित नोबेल पुरस्कार विजेता, ऐसे व्यक्ति जो भारत के न तो मूल के थे न तो भारत की नागरिकता है लेकिन उनका संबंध भारत से था। इनको तीनों को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है उसमें कौन कौन आते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमृत सेन और कैलाश सत्यार्थी। आप ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इन सारे पुरस्कारों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ये रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला, किस क्षेत्र में मिला और किस कृति के लिए मिला, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे। अभी मेरा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन कौन से हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, मदर टेरेसा, अमृत सेन और कैलाश सत्यार्थी हैं। लेकिन अगर बात की जाए भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा, हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और वेंकट रमन रामकृष्णन, ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो भारतीय नागरिक नहीं, भारतीय मूल के हैं, जिन्हें यह पुरस्कार
दिया गया है। तो इसमें कितने नाम आपने देखे फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5। यहाँ कितने देखे आपने? 3 8। लेकिन यहाँ एक नाम और जोड़ सकते हैं आप, क्योंकि अभी अभी हाल ही में 2019 में आप जोड़ सकते हैं। नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अभिजीत बनर्जी। कौन हो गए? अभिजीत बनर्जी भी थे जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। लेकिन ज्यादा बेहतर ये होगा इस नाम को हम लोग यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखें। क्यों? क्योंकि ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ये भारतीय नागरिक नहीं है तो अमेरिकी हैं। तो कुल मिलाकर 5 4 9 व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं जिन्हें यह नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वो आगे हम लोग की आगे की क्लास में पढ़ेंगे। उसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स हम लोग, तो देखते हैं कि भारत से संबंधित नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो भारत से संबंधित जो व्यक्ति नोबेल पुरस्कार विजेता, उसमें रोनाल्ड राज का नाम आता है, रुडयार्ड किपलिंग का आता है, दलाई लामा का आता है, वीएस नायपॉल से आता है। ये सारे व्यक्ति भारत से संबंधित रहे और इन व्यक्तियों को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग। स्थापना इसकी कब हुई? तो स्थापना 1901 में हुई। और घोषणा और पुरस्कार वितरण कब किया जाता है? तो मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। ऐसा भी प्रश्न आपके वनडे एग्जामिनेशन में फ्रेंड पूछा गया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार का जो वितरण है वह अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है, जबकि इसकी घोषणा 21 अक्टूबर को किया जाता है, जब अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था। और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 के हुआ, जबकि इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1896 को हुई। यहाँ तक क्लियर हुआ फ्रेंड्स? आगे चलते हैं हम लोग। अब तक कुल 9 भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। कितने भारतीय फ्रेंड्स? अब तक कुल 9 भारतीय नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। और अल्फ्रेड नोबेल ने जो अपनी वसीयत में बात लिखी थी फ्रेंड्स, उस बात को मैं बताता हूं। जो उनकी वसीयत ये पढ़ी गई थी फ्रेंड्स, उन्होंने अपनी वसीयत में कौन सी बात लिखी थी कि मेरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक फंड में डाला जाए और उसके ब्याज को हर साल मानव जाति की सेवा करने वाले लोगों को पुरस्कार के रूप में दिया जाए। कितनी बड़ी बात अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में कही थी। इसी की पृष्ठभूमि ही यही थी जिसकी वजह से बाद में 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे की गई। अब हम लोग आगे हमको देखना है फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन कौन से भारतीय हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अब तक 9 भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। वह कौन कौन से 9 भारतीय पुरस्कार हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। और किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला। किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए। ध्यान रखिएगा, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार मिला है। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? और दूसरा सीवी रमन को पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, भौतिकी के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, जब सीवी रमन को यह पुरस्कार मिला गया, ये पहले भारतीय और पहले एशियन और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस में, भौतिकी में यह पुरस्कार दिया गया है। और किसके लिए दिया गया फ्रेंड्स? रमन प्रभाव के लिए दिया गया है। आपको पता होना चाहिए, एक बार यूरोप की यात्रा कर रहे थे सीवी रमन साहब, जब भूमध्य सागर पे पहुंचते हैं और वहाँ के पानी को अचानक से जब एकदम नीला देखते हैं तो उनके मन में ये सवाल उठता है कि समुद्र और भी बीच में हमारे पड़े, यहाँ का पानी ही इतना नीला क्यों हुआ। जब बाद में उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो उन्होंने सन स्कैटरिंग पे एक रिसर्च किया जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो इसी के लिए कब इनको पुरस्कार दिया गया था फ्रेंड्स? 1930 में। यह पुरस्कार इनको कब दिया गया? 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और ये फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट एशियन एंड फर्स्ट नॉन वाइट थे जिन्हें साइंस में यह पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हुआ आपको? आगे चलते हम लोग। उसके बाद बात आती है 1968 में डॉक्टर खुराना को। किसको? 1968 में डॉक्टर खुराना को जेनेटिक कोड के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आपको पता है कि डॉक्टर भारतीय मूल के विदेशी नागरिक थे। और आगे चलकर जो चौथे व्यक्ति हुए इसमें 1979 में मदर टेरेसा को यह पुरस्कार दिया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये आप ध्यान रखिएगा। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? स्कोपजे में हुआ था, जो कि मैसिडोनिया में है। लेकिन ये भारत कब आई? 1929 में भारत आई, दार्जिलिंग में। और इनको नागरिकता 1950 से लेकर 1997 तक कहाँ की थी? भारत की थी। और 5 सितंबर 1997 को इनका देहांत हो गया। इन्होंने अपने कथन में एक बहुत बड़ी बात भी कही थी, आपको पता होना चाहिए। कहीं कहीं बुक्स में आपको मिलेगा कि
ये अपने आप को क्या कही थी, इन्होंने अपने आप को अल्बेनियन भी बताया था। इनके संबंध में एक कथन आता है, बाय ब्लड आई एम अल्बेनियन, बाय सिटीजनशिप आई एम इंडियन, बाय फेथ आई एम कैथोलिक नन, बट आई बिलोंग टू द वर्ल्ड। इसका मतलब समझ रहे हैं, बाय ब्लड आई एम अल्बेनियन, खून से मैं एक अल्बेनियन हूँ, बाय बर्थ आई एम मैसिडोनियन, लेकिन जन्म से मैं एक मैसिडोनियन हूँ, बट बाई सिटीजनशिप आई एम इंडियन, लेकिन नागरिकता से मैं एक भारतीय हूँ, बट आई फेथ, लेकिन मेरा विश्वास किस में है, एक कैथोलिक नन है, आई बिलोंग टू द वर्ल्ड, मेरा संबंध पूरे संसार से है। ये कथन स्टेटमेंट मदर टेरेसा का था और बाद में 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और उसी के एक साल बाद 1980 में इनको एक और पुरस्कार दिया गया जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत रत्न से भी पुरस्कृत किया गया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं फ्रेंड्स। आज की क्लास से मैंने ये सीखा कि किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई, किसके नाम पे इसकी शुरुआत की गई, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल साहब का पूरा नाम क्या था, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, जब उनका जन्म हुआ उस दिन उस पुरस्कार की घोषणा की जाती है, उनकी मृत्यु के दिन 10 दिसंबर को उस पुरस्कार का वितरण किया जाता है और 1901 में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई और अब तक 9 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है, जिसमें से 3 से 4 भारतीयों को हम लोग जान चुके हैं। और आगे की क्लास में हम लोग पूरे डिटेल से फिर से एक बार रिवीजन करते हुए 1913 से लेके 2019 तक कौन कौन से वह भारतीय थे जिन्हें यह पुरस्कार मिला है उसको डिटेल में समझेंगे। उसके फिर आगे की क्लास में 2019 करंट अफेयर से संबंधित भी सारी बातों को जानेंगे। आज मैंने केवल आपके साथ नोबेल पुरस्कार की भूमिका बनाई है। जिन भी बच्चे को इंडिविजुअल क्लास में एडमिशन लेना हो और कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।